हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का चैप्टर चालू कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आपको भी यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या चालू करेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होता क्या है और ये किसका एक पार्ट है, चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में ये जो चैप्टर है एक्चुअल में ये मैकेनिक्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है ये? मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो मैकेनिक्स एक्चुअल में फिजिक्स का ही एक ब्रांच है। आपको फिजिक्स को बाद में एक ब्रेक करके एक अलग से सेपरेट मैकेनिक्स एक आपका क्या बोलते हैं, एक अलग से डिवीजन बांट दिया गया है। ठीक है, अब मैकेनिक्स के टोटल 3 हिस्से हुए थे। तो सबसे पहला हिस्सा हुआ था स्टैटिक। तो स्टैटिक में किसके बारे में बात की जाती थी? स्टैटिक में दुनिया में ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि रेस्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है, उनके बारे में बात किया जाता था। फिर सेकंड आता है काइनामेटिक। काइनामेटिक में जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेस्ट पोजीशन पे है और रेस्ट से मोशन में जब आएंगे वो, तो इसका जो भी आपको रेस्ट जो मोशन में आ रहा है इसके बारे में किस में बात की जाती थी? काइनामेटिक्स में बात की जाती थी। बट इसमें कॉज ऑफ मोशन को नहीं लिया जाता। कॉज ऑफ मोशन मतलब कि मोशन क्यों हो रहा है इसको नहीं लिया जाता। एग्जाम्पल कि हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो हम लोग फोर्स की बात नहीं करते थे इस पर, सिर्फ ये बात करते थे कि रेस्ट से मोशन में जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते थे। ठीक है, इसी में थर्ड आता है डायनामिक्स। ठीक है, तो डायनेमिक्स में क्या होता था? डायनेमिक्स में भी सेम चीज है, रेस्ट पोजीशन टू मोशन, या फिर मोशन में ही है और मोशन में ही चेंज आ जा रहा है, तो चेंज इन मोशन ऑल्सो, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। चेंज इन मोशन मतलब मोशन से ही एक कोई समझ लीजिए कार है जो चल रही है और चलते चलते ही उसके साथ सडनली कुछ हो जाए। ठीक है, उस पर जो डील्स होती थी वो हम लोग डायनेमिक्स में पढ़ते थे। और प्लस इसमें हम लोग कॉज ऑफ मोशन भी पढ़ते थे। सॉरी, कॉज ऑफ मोशन, हाँ ठीक। तो कॉज ऑफ मोशन क्यों हो रहा है, किन कारणों के कारण हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में हमको किसमें पढ़ना पड़ता था? डायनेमिक्स में पढ़ना पड़ता था। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन किसके अंदर आता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है वो काइनामेटिक्स के अंदर में आता है। और इस काइनामेटिक्स के अंदर में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और सेकेंड है मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 9th में एक चैप्टर है सेपरेटली, पर उसमें उतना डिटेल में नहीं गया था। ठीक है, उसमें उतना डिटेल में नहीं जाया गया था। इसमें हम लोग थोड़ा डीप में जाएंगे, कंसेप्ट को समझेंगे बहुत बारीकी से, क्योंकि इसके ऊपर में आपको एक सेपरेट चैप्टर दिया है और ये फिजिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि रेस्ट एंड मोशन में क्या फर्क होता है। तो रेस्ट हम किसको बोलते हैं? रेस्ट हम किसी भी जब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट किसी भी जगह में रखा गया है और उसको एक रेफरेंस पॉइंट से देखा जा रहा है। किससे? रेफरेंस पॉइंट से देखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के हिसाब से अगर वो चेंज होता है अपनी पोजीशन से, ठीक है, तो किसमें क्या चेंज होगा? पोजीशन में अगर उसके चेंज आता है तो वो होगा मोशन। अगर टाइम के हिसाब से उस पर कोई चेंज नहीं आता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट में। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन, अगर वो चेंज होता है तो वो होगा मोशन में, अदरवाइज वो होगा रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है,
अब हम किसको बोलेंगे कि ये रेस्ट पे है, किसको बोलेंगे कि ये मोशन में है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान लीजिए कि ट्री को देख रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आपके सामने एक ट्री है और आप उसको देख रहे हैं, तो समय बीतता गया, बीतता जा रहा है और वो ट्री अपनी पोजीशन पे ही है। तो मैं क्या बोलूँगा उस ट्री को कि ट्री अभी रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। समझ लीजिए कि एक ट्रेन आई है रेलवे स्टेशन में और ट्रेन खड़ी है, तो मेरे हिसाब से वो ट्रेन अभी कैसे है, किस पोजीशन पे है? मेरे हिसाब से अभी वो जो ट्रेन है वो अभी रेस्ट पोजीशन पे है। तो एक चीज का याद रखिएगा, कभी भी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसके लिए हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका सिंपल सा एक आंसर है, मान लीजिए कि आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कार पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं आप, ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको देखा कि आप बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो बाइक है, ठीक है, जिस बाइक पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या हैं? आप अभी मोशन में हैं। क्या हैं? मोशन में हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? मैं। कौन हूं? मैं हूं। मैं बोल रहा हूं कि आप अभी बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। लेट एग्जांपल कि आप बाइक पे हैं, ठीक है, बाइक ऑब्जेक्ट है जिसको मेरे को बताना है कि जो बाइक है वो क्या रेस्ट पोजीशन पे है या कि मोशन पोजीशन पे है, ठीक है। याद रखिएगा किसको? बाइक को। अब बाइक मोशन में है एग्जांपल पे, ठीक है, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप हैं, यू, जो कि बाइक पे ही बैठे हुए हैं, एग्जांपल, ठीक है। अब बाइक मोशन में है, ओके है मेरे हिसाब से। अब बाइक पे आप बैठे हुए हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कौन है? आप ही हैं। तो ये बताइए कि जब बाइक चल रही है तो क्या आप भी चल रहे हैं? क्या आप बाइक में ट्रैवल कर रहे हैं? ट्रैवल का मतलब कि बाइक में आपका मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो बाइक में तो आपका मूवमेंट हो नहीं रहा, आप सीट पे बैठे हुए हैं और वैसा का वैसा ही है। तो अगर बाइक को मैं एक ऑब्जेक्ट पकड़ूं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पकड़ूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जो हैं, यू आर इन रेस्ट। आप किस पोजीशन पे हैं अभी? रेस्ट पोजीशन पे हैं, या फिर बाइक आपके लिए अभी रेस्ट पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट और मोशन में क्या फर्क है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए पर यूनिवर्स में तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, नॉट ए सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि समझ लीजिए मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो फिलहाल में देखा जाए तो मैं अभी रेस्ट पे हूं, तो मेरी बॉडी के जो ऑर्गन्स है क्या वो भी रेस्ट पोजीशन पे है? मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, एयर अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, मेरे अंदर में ब्लड है, वेन्स पे जो फ्लो हो रहे हैं वो भी मोशन में है, ठीक है। इवन हमारा अर्थ है, मैं अभी खड़ा हूं, ओके, ठीक है, पर मेरा अर्थ भी, जिस अर्थ पे मैं खड़ा हूं, क्या वो भी अभी रेस्ट पोजीशन पे? नहीं। अर्थ जो है वो अपने चारों क्या बोलते हैं 24 आवर्स में अपना एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो वो रोटेशन मोशन में है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में है। और अर्थ खुद सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो भी मोशन में। तो अगर कोई रेफरेंस पॉइंट से बोले कि मैं रेस्ट पे हूं, तो मैं रेस्ट पे होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर वो मेरे को देख रहा है तो, ठीक है। मैं समझ लीजिए कि अर्थ पे मैं दोनों हूं, समझ रहे हैं बात को? समझ लीजिए कि अर्थ है, ठीक है, अर्थ को एक बाइक समझ लीजिए आप, ठीक है। तो मैं यहां पास में खड़ा हूं, मी एंड यू, आप यहां पास में खड़े हैं, ठीक है। इसी को जस्ट इसमें ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं। अब अर्थ तो मोशन में है, नो डाउट, है क्या डाउट? नहीं, जैसे कि बाइक मोशन में था, ठीक है। अब मैं यहां खड़ा हूं, आप यहां खड़े, आप मेरे को देखे, आप बोले कि मैं तो रेस्ट पोजीशन पे हूं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम मैंने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया है, ठीक है। तो मैं क्या हूं अभी? रेस्ट पोजीशन पे। क्या एक्चुअल में मैं रेस्ट पोजीशन पे हूं? नहीं। तो अगर मैं अर्थ पे हूं और कोई अदर प्लैनेट से, या फिर समझ लीजिए कि कोई आपका सैटेलाइट से बाहर से देख रहा है, कोई आपको अर्थ के बाहर से देख रहा है,
ठीक है। जैसे सैटेलाइट में कोई बैठा है और वो देख रहा है, तो मैं रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहूंगा, मैं किस पोजीशन पे आ जाऊंगा, मैं मोशन पोजीशन पे आ जाऊंगा तब, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो आई होप आपको भी ये क्लियर हो गया होगा रेस्ट एंड मोशन में क्या फर्क है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि टाइप ऑफ जो मोशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। तो टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। टाइप ऑफ मोशन में सब हम जो पढ़ेंगे एक्चुअल में रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है, क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल सा चीज है। आप समझिए कि मैं अर्थ पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरे मेरे रेफरेंस पे अर्थ मेरे से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है, सो मच लार्ज। तो अर्थ के कंपैरिजन में मैं कैसा दिखाई दूंगा? मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई दूंगा। समझ लीजिए कि आपने एक पत्थर छोटा सा लिया और आपने किसी रूम पे रख दिया, एक रूम पे आपने रख दिया, ठीक है। अब उस रूम पे रखने के बाद में, ठीक है, आप पूरे रूम के कंपैरिजन में अगर उस पत्थर को देखें तो वो कैसा दिखाई देगा? वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई देगा। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, एक एग्जांपल, ठीक है, तो हम क्या लें कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा है या फिर एक पूरा ऑब्जेक्ट को ही ले लें, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन किया जाता है तो कैलकुलेशन टाइम पे पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेने से हमारा जो कैलकुलेशन है वो काफी इजी हो जाता है, इसीलिए हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की जरूरत भी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने क्यों बनाया, पॉइंट ऑब्जेक्ट को बनाने का एक कारण है। पॉइंट ऑब्जेक्ट को बनाने का कारण ये है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन हमारा बहुत ही इजी तरीके से हो जाना चाहिए। एक एग्जांपल कि मैं मोशन में आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मोशन में जब आया तो मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब डिस्टेंस ट्रैवल करते टाइम पे मैं क्या रेफरेंस लूँ मेरे शरीर पे, ठीक है। अब मेरे शरीर में बहुत सारी चीजें, हाथ है, पैर है, सिर है, ठीक है। तो जब मैं मोशन में आया, ठीक है, तो मेरी जो पोजीशन है वो किस जगह से ली जाए? मेरे पैर से ली जाए, मेरे हाथ जिस जगह में है वहां से लिया जाए, मेरा सिर जहां पास में वहां से लिया जाए, किस पोजीशन से लूं? तो इसके लिए मेरे कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए मेरे पूरे बॉडी को एक क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं किस पोजीशन, मेरे जो मैं किस पोजीशन से ले रहा हूं, मतलब, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है। अब समझ लीजिए ये इतना बड़ा बोर्ड है, ठीक है, तो अब मेरे को पॉइंट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, समझ लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए, इस पूरे बोर्ड के मुकाबले में ये पॉइंट बहुत छोटा सा एकदम है, ठीक है। पर अब देखिए, ये सर्कल के हिसाब से ये पॉइंट अभी पॉइंट जैसा नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा सा सर्कल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वैसे तो आपको अभी भी पॉइंट दिख रहा होगा, पर इस सर्कल के अंदर के हिसाब से इसने काफी बड़ा कैप्चर किया है जगह को। पर अगर मैं बोलूं पूरा बोर्ड, ठीक है, पूरे बोर्ड के हिसाब से ये कैसा है? पॉइंट है कि नहीं है? तो समझ सकते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा है। अब ये यहां से यहां मूव किया तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, समझ सकते हैं। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी बड़ी जगह पे अगर आप किसी चीज को बताना चाहते हैं जो कि बहुत छोटा है और मोशन में आ रहा है, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट को मोशन में रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। ओके, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो रेक्टिलिनियर मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे उसको क्या लेंगे? उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेंगे, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कौन मोशन में आएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, तब उसको क्या बोलेंगे? तब उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। इसी में समझिए ये पहला हो गया, और इसी में सेकेंडली ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है।
ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन में होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल सा है कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब ले रहा हूं तो अगर मैं उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे ले रहा हूं तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन में ले लेंगे उसको, और अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, समझ लीजिए कि ये पेन ही ले रहा हूं, तो ये पेन किन चीज़ों से बना हुआ है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, इसके पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल है, एटम है, ठीक है, सब तो मोशन में है। तो ये सब क्या है? ये सब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के हिस्से हैं। मतलब ये जिन चीज़ों से बना हुआ है, ये क्या है? ये एक सिस्टम है, और इस जिन चीज़ों से ये बना है वो उसको बोलेंगे पार्टिकल्स। किसके? इस सिस्टम के। तो अगर ये मार्कर एक सिस्टम लेता हूं मैं, तो ये जिन चीज़ों से बना हुआ है ये इसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसके ऊपर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, उसमें मोशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मोशन, पार्टिकल्स के जो मोशन होते हैं उसे कैसे देखा जाता है, उसकी वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हमको सिर्फ इतना जानना है कि टाइप ऑफ मोशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो समझ में आ गया होगा रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब कि पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मोशन में आता है। सेकेंड, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके टाइप ऑफ मोशन में ही आते हैं। कब? जबकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही हो। ठीक है, और एक मोशन होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, कौन सा होता है? सर्कुलर मोशन। इसके ऊपर भी आपको एक सेपरेट चैप्टर है, और 9th के फिजिक्स में आपने सर्कुलर मोशन है उसके ऊपर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी होगा मेरे अंदाज से आपने। ठीक है, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा समझने में, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, देखिए, सर्कुलर मोशन, जब मैं सर्कुलर मोशन की बात करता हूं, ठीक है, तो एक्चुअल में मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता है कि हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारे प्लैनेट हैं, काफ़ी सारे स्टार हैं, और जो सब सन के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल, अब सन के हिसाब से, ठीक है, अगर मैं अर्थ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे मानूं एग्जाम्पल पे, ठीक है, तो अगर मैं अर्थ को मानता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि वो अभी सर्कुलर मोशन पे है। किसके? सन के राउंड काट रहा है। ठीक है, कौन? अर्थ। तो अर्थ मेरा क्या है? अभी अर्थ मेरा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब इसको मैं बोलूं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होगा? अभी समझिए कि मेरा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा सन है, और सन के चारों तरफ में अर्थ है जो चक्कर काट रहा है। अगर मैं अर्थ को खाली लूँ तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब अर्थ के अंदर में सिस्टम, अर्थ को मैं अगर एक सिस्टम मान लूँ, इसको मान लूँ, अर्थ को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ। ठीक है, और अर्थ में कितनी सारी चीज़ें हैं, मैं हूँ, आप हैं, गाड़ी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, सबको अगर मैं एक पार्टिकल मान लूँ, क्या मान लूँ? पार्टिकल मान लूँ। तब जब पार्टिकल्स मोशन में आएंगे, क्योंकि अर्थ मोशन में आ रहा है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी मोशन में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी मोशन में आ रहे हैं, मतलब सब के सब मोशन में आ गए, अर्थ मोशन में आ गया तो मैं भी तो मोशन में ही आ गया। तब इस सन के रिफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? सन है। ठीक है, तो सन के हिसाब से सब के सब मोशन में आ गए, तब इसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। तो कब होता है ये? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कब होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में जब हम बात करेंगे तब उसे रोटेशनल मोशन बोलते हैं, और जब हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तब उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर में हमको किसके बारे में बात करना है? पूरे चैप्टर में हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना है और रेक्टिलिनियर मोशन की बात करना है। इस चैप्टर में हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर बॉडी मोशन में है
फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हमने किसी चीज को ले लिया, तो किसी भी चीज की पोजीशन, जो पोजीशन होती है उसे कैसे डिनोट किया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पोजीशन, फिर देखेंगे पाथ जो हमारा है, ठीक है, पाथ ट्रैवल जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। पाथ ट्रैवल को हम लोग डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, पाथ लेंथ भी बोलते हैं, पाथ ट्रैवल भी बोलते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम। तो इन चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। तो अगला है हमारा पोजीशन। तो पोजीशन बताने का क्या तरीका है? पोजीशन बताने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो पोजीशन को कोऑर्डिनेट्स में बांटा गया है। कौन से कोऑर्डिनेट्स है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, मतलब कि सीधा सीधा ही चल रहा है समझ लीजिए, ठीक है, तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स में डिनोट कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है, एक्स, वाई और जेड। तो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब किसी एक डायमेंशन में चले, सिंगल डायमेंशन, मतलब कि एक्स एक्सिस पे ही सिर्फ चल रहा है समझ लीजिए, ठीक है, किस पे चल रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो उसे हम वन डायमेंशन बोलते हैं, वन डायमेंशन, ठीक है, सिंगल डायमेंशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे चल रहा है समझ लीजिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम टू डायमेंशन बोलेंगे, समझ रहे हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो थ्री डायमेंशन पे चल रहा है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और ये एक्स एक्सिस है हमारा, तो इसे हम, यहाँ पास में ऑब्जेक्ट है, इस पर ट्रैवल कर रहा है वो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन, ठीक है, एक्स एक्सिस। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए इस टाइप से, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा चल रहा है, एक्स पे भी चल रहा है, वाई पे भी चल रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये आपका टू डायमेंशन है और ये आपका वन डायमेंशन है, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा चल रहा है समझ लीजिए, मतलब वाई पे भी, एक्स पे भी और जेड पे भी, तीनों के तीनों पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पास में कोई ऑब्जेक्ट है जो तीनों पे चल रहा है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, थ्री डायमेंशन, ठीक है। इसको समझना क्यों जरूरी है अभी समझिए, मैं पोजीशन की बात कर रहा था। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब कि मैं कैसे बोलूं कि ये कोई जो ऑब्जेक्ट है वो 10 किलोमीटर चला गया या 10 मीटर चला गया, तो इसको कैसे बताया जाए, तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ा जाता है, देखिए इस टाइप से, ठीक है, और उसको बोलते हैं जीरो। और जीरो क्या बोलते हैं, ओरिजिन, मतलब कि किस जगह से मैं चालू हुआ, मतलब किस जगह से मैं मोशन में आया। समझ लीजिए कि मैं इस जगह पर खड़ा हूं और मैं यहां से ऐसे मोशन पे आया, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पोजीशन जो है मैंने पहले मार्क किया। क्या किया मैंने? मार्क किया कि मेरा जो पोजीशन चेंज हुआ है वो इसी पोजीशन से चेंज हुआ है। किस पोजीशन से? इस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि ये रेफरेंस पॉइंट है। अब मेरा जो पोजीशन है मैं मार्क कर सकता हूं। मैंने अगर यहां से मूवमेंट लिया तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी पोजीशन में चेंज आया, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप पोजीशन को कौन सा मार्क कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोजीशन, ठीक है। इसी पोजीशन पे डिपेंड है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और आपका वेलोसिटी, ये सब चीज डिपेंडेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपका ओरिजिन पॉइंट है इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पोजीशन कैसे? तो इस पोजीशन पे आपको ओरिजिन बोलेंगे। अगर यहां से आप यहां ट्रैवल किए, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका जो पोजीशन है वो चेंज हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो याद रखिएगा कि आपको ओरिजिन, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है एक ठो कि अगर आप कहीं रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो रेसिंग में क्या होता है कि एक लाइन, व्हाइट लाइन खींच दी जाती है और बोलते हैं कि ये रेफरेंस है, ठीक है। जब आप सर्कल एक कंप्लीट करके आएंगे, जब तक आप इस एक जो रेफरेंस व्हाइट लाइन खींचा जाता है जब उसको क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपका एक राउंड कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, इसको आप समझिए कि जब आप दौड़ते हैं, ठीक है, तो ओलंपिक्स में क्या होता है कि इस टाइप से सर्कल बनाया जाता है अलग अलग पॉइंट पे, देखिए इस तरीके से सर्कल बनाया जाता है, ठीक है। तो जब लोग दौड़ते हैं तो सबको एक पाथ दिया जाता है कि आपको इसमें दौड़ना है, स्टार्टिंग जब करना है, ठीक है,
फिर 1-2 राउंड के बाद में क्या होते हैं, सब के सब फिर एक में दौड़ने लग जाते हैं। पर जब लोग स्टार्ट करते हैं तो कोई एक पोजीशन पर रहता है, कोई इस पोजीशन पर रहता है, कोई इस पोजीशन पर रहता है, सब के सब एक ही लाइन से सीधा सीधा में नहीं रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होता है, तो हर कोई क्या अपना इसी पोजीशन, जिस पोजीशन से चालू किया उसको रेफरेंस पॉइंट पढ़ते चलेगा? नहीं, उन लोग क्या करते हैं, बाद में एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। इसको सोच समझ के बनाया जाता है कि किसी को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि अगर कोई बड़ा राउंड पे दौड़ रहा है अगर, तो उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ जाएगा, तो उसको इस हिसाब से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो एक रेफरेंस पॉइंट बाद में बनाया जाता है और बाद में बोला जाता है कि इसको कंप्लीट करोगे तो आपका 1 लैप कंप्लीट होगा, याद रखिए, ठीक है। तो इसको रेफरेंस पॉइंट पकड़ के नहीं चल सकता कि जहां से उसने स्टार्ट किया है दौड़ना उसको रेफरेंस पॉइंट पकड़ के नहीं चल सकता, तो उसको ओरिजिन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब पोजीशन को, किसी भी पोजीशन को बताया जाता है तो उसको एक ओरिजिन बताया जाता है, ठीक है, और उसी से फिर पोजीशन को डिनोट किया जाता है कि वो किस पोजीशन पे जा रहा है। फिर उसका पोजीशन को बताने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट बनाए गए हैं, जिसको हम 3 डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि हम किस जगह पे पर्टिकुलरली हैं, ठीक है। जैसे हम अर्थ पे अगर हम खड़े हैं तो मेरी पोजीशन को बताने के लिए क्या बनाया गया, मेरी पोजीशन को बताने के लिए कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, सैटेलाइट को इस टाइप से कॉन्फ़िगर किया गया है कि मेरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के पोजीशन क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे भी, मेरे अंदाज से 12th में आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 11th में तो नहीं है उतना डिटेल में। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कि जब बताया जाएगा तो मेरी एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी कि मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो अर्थ को भी एक रेफरेंस पॉइंट पे बांटा गया है इस तरीके से कि अर्थ में कोई भी पोजीशन को एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि पोजीशन क्या होता है। पोजीशन मतलब कि मैं किस जगह पे हूं और उसको रेफरेंस पॉइंट किस जगह से देखा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन क्या है। अब देखते हैं कि पाथ लेंथ क्या होता है। पाथ लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो पाथ लेंथ, ठीक है। तो पाथ लेंथ के लिए मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट बना के बताता हूं। पहले सबसे पहले देखिए, तो मैं एक लाइन खींच देता हूं, देखिए इसी पे आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। देखिए मान लीजिए कि दिस इज द ओरिजिन पॉइंट 0 है, ठीक है। अब इसको आप 10 मीटर पकड़ लीजिए, इसको हम रेफरेंस पॉइंट पकड़ रहे हैं और ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, -10, -20, -30, -40, ठीक है। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ पास में मैं खड़ा हूँ और यहाँ से चलूँगा, ठीक है। अब मैं बोला कि मैं यहाँ से यहाँ तक चला गया 30 मीटर तक, कितना, 30 मीटर, इसका पॉइंट दे दीजिए P। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर आगे बढ़ गया और मैं चला गया Q पॉइंट तक, ठीक है। इसका पोजीशन था 50, किस पोजीशन से, यहाँ से 50, यहाँ से 30। अब इसमें रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरा टाइम। टाइम के, तो यहाँ पास में कोई खड़ा है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वो क्या देख रहा है कि यहाँ पास में मैं जो खड़ा था वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब मेरी पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज हो गई है और जिसका डिस्टेंस 30 मीटर का है, ठीक है। फिर कुछ देर बाद उसने फिर से देखा मुझे और देखा कि मैं अभी 50 मीटर के पोजीशन पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। तो अब इसमें पाथ लेंथ क्या है, देखिए। तो पाथ लेंथ है फर्स्ट O से P, अभी मैं इसको सेंटर को O बोल दूं अगर, ठीक है। तो O से जब P तक गया तो मेरा पाथ लेंथ है 30 मीटर, मतलब यहां से यहां तक का मेरा डिस्टेंस, ठीक है। इसी को डिस्टेंस बोला जाता है, पाथ को ही हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए मैं बोलता हूं कि O से Q का डिस्टेंस, O से Q का बताइए पाथ, तो O से Q का मेरा पाथ है 50 मीटर, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि O से Q गया प्लस Q से फिर Q से P आ गया, ठीक है। अभी समझिए O से Q गया कितना आया 50, Q से P आ गया कितना, देखिए 50 में से 30 चला गया, तो इतना ही डिस्टेंस को लूंगा मैं यहां से यहां तक का।
तो 10 और 10, 10 का रेफरेंस पॉइंट था तो 20 मीटर। ठीक है, तो मैंने कितना पार्ट ट्रेवल किया, एग्जैक्टली कितना ट्रेवल किया होगा मैं यहाँ से यहाँ गया 50, फिर 50 30 आया, बचा 20, टोटल हो गया 70 मीटर। तो ये सब क्या है, ये है आपका पाथ लेंथ। ठीक है, जिसको हम लोग टोटल डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ ट्रैवल। ठीक है, टोटल पाथ ट्रैवल। अब इसको डिस्प्लेसमेंट के थ्रू समझिए कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल समझिए कि O से P तक मैं गया। ठीक है, O से P गया तो मेरा पाथ लेंथ जो है वो कितना है, 30 मीटर, और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी है OP से 30 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट और मेरा पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसी को आप ये थर्ड वाला पॉइंट समझिए। थर्ड पॉइंट पे O से Q गया, Q से P आया। ठीक है, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट मतलब पाथ लेंथ कितना है, 70 मीटर है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा होगा कि जिस पोजीशन से मैंने चालू किया और जिस पोजीशन फाइनल पोजीशन पे मैं जब खड़ा हूं, किस पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन पे मैं जहां खड़ा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां गया और कितना दूर ट्रेवल करके आया, मैं किस पोजीशन पे फाइनली रुका हूं उस पे मैटर करता है। ठीक है, तो मेरा फाइनल पोजीशन क्या है अभी, तो मेरा फाइनल पोजीशन है, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए x1। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है, x2 माइनस x1। x2 किस पोजीशन पे है, 30, x1 क्या पोजीशन है, 0। तो मेरा पोजीशन क्या हुआ, 30 मीटर का मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना, 30 मीटर, और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, 70 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है डेल एक्स से। इस सिंबल को, ट्रायंगल शेप को बोलते हैं डेल्टा। इसका मतलब होता है आपका चेंज इन पोजीशन। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। अभी ये जो चेंज आया है, ये चेंज किस कारण से आया है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम आया है। ठीक है, तो टाइम को कैसे लिया जाएगा, अगर इस पोजीशन पे मैं 0 टाइम लेता हूं, ठीक है, तो यहां से घूमते हुए गया, इस पोजीशन पे आया, इसको टाइम t1 दे दीजिए, सॉरी t1 इसको दे दीजिएगा, t2 इसको दे दीजिएगा। तो डेल t कितना है, t2 माइनस t1, चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इसके डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं, मतलब कि कितना इसने डिस्टेंस, किस पोजीशन पे ये अभी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को एक्चुअल में बोला भी जाता है, क्या दूसरे नाम से बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड। क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड। तो डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं और पाथ लेंथ को लॉन्गेस्ट, मतलब कितना भी उसने जो इधर उधर जो भी घूमा, ठीक है, वो जितना भी घूमा उसके सारे डिस्टेंस को कैलकुलेट करके सम कर देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ है सिर्फ उसी को लिया जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूं यहां पास में। जो डिस्टेंस है या पाथ लेंथ है, ठीक है, पाथ लेंथ है, उसे हम स्केलर बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब कि इसको, स्केलर का मतलब क्या होता है कि जो भी हम डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता है, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि स्केलर और फिर जो वेक्टर मैं बता रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मोशन इन ए प्लेन में हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पाथ लेंथ क्या है, स्केलर जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका विथ डायरेक्शन लिया जाता है, विथ डायरेक्शन लिया जाता है। बहुत सिंपल से समझिए, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ अगर मैं बोलता हूं कि मैं अभी
इस पोजीशन पे हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अभी ये ए पोजीशन तक गया, ए से फिर मैं सी पोजीशन तक आया, ठीक है। तो मेरा जो पाथ लेंथ है वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ गया ओ ए प्लस ए से सी तक गया तो ए सी, तो मेरा पाथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 10, ठीक है। फिर 10 से देखिए यहाँ से यहाँ गया मैं, तो ये 10 यहाँ, फिर 10, 20, 30, 40, 50, टोटल कितना हो गया 10 प्लस 50, टोटल हो गया मेरा 60 मीटर, ठीक है। ये 40 तो है ही, यहाँ से 10, फिर यहाँ से यहाँ भी गया था, टोटल हो गया 60। अब मैं बोलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है, देखिए डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा मेरा अभी, यहाँ जगह नहीं बन रहा है, यहाँ बनाता हूँ, देखिए डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो मेरा इनिशियल पोजीशन क्या था, मेरा इनिशियल पोजीशन था यहाँ 0, ठीक है। तो इसको रेफरेंस पॉइंट में पकड़ लीजिएगा x1। फाइनल पोजीशन मेरा क्या है, फाइनल पोजीशन में है यहाँ, यहाँ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पास आया, इसको मान लीजिए x2। इनिशियली तो वैल्यू क्या होता है x2 माइनस x1, x2 कितना है -40, इनिशियली मैं कहा था 0 पे, तो मेरा आंसर कितना आया -40, ठीक है। अब देखिए इसमें मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज ये है कि ये माइनस का मतलब क्या है, पाथ लेंथ पे तो ये आया नहीं, तो इसका मतलब है डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए एक अलग से सिंबल बनाया गया है, इस एरो को सिंबल को हम बोलते हैं वेक्टर सिंबल, पर इस चैप्टर में हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, इसके जगह में यूज करेंगे सिंबल्स, ठीक है। तो अब अगर ये सिंबल पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव आया इसका मतलब कि मेरा डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अभी क्या है नेगेटिव है, उल्टा, जस्ट उल्टा चल रहा हूं मैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विथ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो विथ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो सिंबल दिख रहा है नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ये आपको बताएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्प्लेसमेंट का कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। पाथ लेंथ पे आपको ये नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा, ठीक है। ये किस पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, ठीक है। इसके ऊपर आपको डिफरेंस बिटवीन भी दिया जाता है, तो आप डिफरेंस बिटवीन आराम से अब लिख सकते हैं कि नेगेटिव सिंबल का मतलब होगा आप डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, अगर पॉजिटिव आ रहा है सिंबल्स तो खाली अगर पॉजिटिव आता है तो बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पॉजिटिव है। ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखिए ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो आप बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। मान लीजिए कि आप इस पोजीशन पे हैं, आप यहाँ से यहाँ घूम के आए और फिर से यहाँ आ गए, तो ये x1 आपका यहीं था और x2 भी आपका यहीं था, आप यहाँ से यहाँ घूम के फिर से यही पोजीशन पे आ गए, तो x2 कितना है, x2 माइनस x1, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो x2 भी जीरो और ये भी जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, पर डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट से ज़्यादा बोलेगा नहीं आपको लिखने के लिए, क्योंकि 9th तो है नहीं, 11th है, तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलेगा कि डिफरेंस बिटवीन इतना ज़्यादा लिख के बताइए, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं क्लोज करेंगे अब, ठीक है। तो इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले अगर आप, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, इन चारों चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें ये भी देखेंगे यूजिंग द ग्राफ, यूजिंग द ग्राफ कि किसको हम लोग बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन पे है, किसको बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, किसको बोलेंगे
कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफ से बता सकते हैं देखते ही साथ किसको बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ठीक है। तो यूजिंग द ग्राफ हम लोग को ये बताना है और इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा और आपके बोर्ड आपका जो पेपर होगा उसमें भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट या ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि ये भी पूछ लेता हूँ मैं, तो बिना हिचक के आप पूछ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट के थ्रू मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और अगर इस चैनल से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।